Okay, done. So let us start now. So I was on the PV, present value, how to calculate it. Just giving you the basics. It is important. To understand this condition, it is not important, but this concept is very important as far as CMA part B is concerned. Very, 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 very important. If you don't know the concept of PV or future value, present value, future value, you don't know anything in finance. You don't know anything in finance. So निकला ही है टॉपिक, तो आइए ना बता देता हूँ ना आप लोगों को, डिटेल में नहीं लेकिन डिटेल में चलो अच्छे से बताता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, वेस्टेज नहीं है टाइम। जितना इंपॉर्टेंट रहेगा उतना ही बात करूंगा, कट टू कट बात करूंगा, इधर उधर का बताऊंगा नहीं आप लोगों को। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है वही बताना है मैंने। आइए, हाँ तो ये, तो दिस इज द फॉर्मूला ना, प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज द फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1/1 plus r raised to n. Okay, let us substitute in this formula. Okay, so 1 divided by 1 plus r. What is r? Means the rate, rate of return या इंटरेस्ट रेट, या रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हैं, इंटरेस्ट रेट बोल सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग चैप्टर्स करेंगे वैल्यूएशंस की, तब डिबेंचर के केस में केडी, इक्विटी के केस में केई देखेंगे। ओके, सो 1 plus what is r? 10%. 10% मींस हाउ मच? 0.1, राइट ना। 10 डिवाइडेड बाय 100, ये तो 0.1 आता है। रेज टू n, n मतलब नंबर ऑफ इयर्स, एक साल के लिए चाहिए, तो रेज टू 1, राइट। तो ये क्या बन गया हमारा? 1/1 plus 0.1, 1 plus 0.1 कितना होता है? 1.1। कितना होता है भाई? 1.1 रेज टू 1 उतना ही होता है, राइट। तो 1/1.1 कितना हो गया? 1 डिवाइड करो उधर, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, so it comes to 0.909090 etc. ये ऐसा आ रहा है, खत्म। तो ये पीवी वैल्यू 1 रुपए की मिली, हम लोग ने यहाँ पर 1 रुपया लिया था ना। इफ आई टेक 1000 दैट, या इसको मल्टीप्लाई सिंपली करना है, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.909090, हाउ मच अमाउंट यू विल गेट? मल्टीप्लाइड बाय 1000 करो सिंपल, सो इट कम्स टू 909.09। बस समझ में आ रही है? तो एक साल के बाद अगर मुझे 1000 रुपया मिलने वाला है एट द रेट ऑफ 10%, इट मींस उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज अगर वो मुझे मिलना चाहिए तो उसका वैल्यू है 909। करो आप, देखो उतना ही, 909 में 10% जोड़ दो, आपको 1000 रुपया आना चाहिए। अगर आया तो आपका आंसर राइट, वरना आपका आंसर रॉन्ग। प्लस 10% परफेक्ट आ रहा है, देखो यहाँ पर आंसर, क्योंकि पॉइंट में था, यहाँ पर आंसर आ रहा है 999.999। कैलकुलेटर पे कर देना, ये मैजिक है, मैजिक। फाइनेंस ऐसे ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सीए में लोगों को ऐसे ही डिमांड नहीं होता है, ये सब फॉर्मूला यूज होता है। वरना रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ आप लोग सोचते ही रह जाओगे कैसे करो या ऐसे करोगे, फिर ये वो हर टाइम अलग अलग नहीं भाई, फॉर्मूला है अपने पास हर एक चीज की। अभी यही चैप्टर में हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले एन्युटी फैक्टर। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एन्युटी फैक्टर एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर वैल्यू। सीखेंगे हम लोग, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। बात समझ में आ रही क्या? आइए, इतना इंपॉर्टेंट था तो वो मैंने पीवी के बारे में बता दिया। अब पूरा डिटेल में जब पार्ट 2 करने वाले तब पूरा डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू, पीवी, प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी फैक्टर तो इसी चैप्टर में आगे जाके हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बार बार डबल डबल नहीं होने के लिए, पर ये इतना जरूरी था यार। ठीक है ना, तो ये जो है वो मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बता दिया हूँ। ठीक है जी, आइए। ओके, अब सर जी हम लोग ई पॉइंट पे थे, राइट। सो इट शुड बी इक्वल और एक्सेस present value. So the present value of the sum of two things, the PV of lease payments and lease payments जो हम लोग पे करने वाले लेसर, plus any residual value at the end of the leased asset. Residual value हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला जब अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड भी कैलकुलेट करते थे, हम लोग बोलते थे ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू divided by estimated useful life. So what is the residual value?
after deducting the depreciation, whatever at the end of the term, whatever the value remains, the remaining value, that is called as what? That is called as residual value. Okay. So the present value of the sum of the lease payments and any residual value guaranteed by the lessee, okay, guaranteed by the lessee equals or exceeds substantially all of the fair value of the leased asset. Okay, now substantially, sir, here it is given as substantially equals or exceeds substantially all of the fair value of the lease asset. तो फेयर वैल्यू का एक्सीड होना चाहिए सब्सटेंशियली और इक्वल होना चाहिए, एक्सीड करना चाहिए. so, ये सब्सटेंशियली का मतलब क्या? तो यूएस गैप ने इसको बता दिया है, एज पर यूएस गैप normally a present value of 90% or more of the fair value of the lease asset is considered to be substantially all of its fair value. तो substantially all of fair value का मतलब क्या क्या है? 90% और 90% और. तो मैं ऐसे बता देता हूँ, लीज पेमेंट, जो भी लीज पेमेंट की अमाउंट होगी वो लेंगे हम लोग. इसका कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशन. लीज पेमेंट प्लस रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू. यहाँ पर जो अमाउंट रहेगी, यहाँ पर दोनों को क्या कर देंगे? ऐड, विल ऐड दिस. तो यहाँ पर अमाउंट आ गया, राइट. ये जो दोनों सम ऐड करके जो अमाउंट आया है ना, इसकी पीवी निकालेंगे. इसकी क्या निकालेंगे? पीवी. बस समझ में आई? लीज पेमेंट रेसिडुअल वैल्यू को ऐड कर देंगे, ये अमाउंट आ गया. उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे फॉर्मूला लगा के. कौन सा वाला? 1/1 प्लस आर रेज टू एन. ओके सर, पीवी निकालेंगे. अब ये जो पीवी निकाले ना हम लोग इन दोनों का, दैट शुड बी 90% या उससे ज्यादा, 90% या उससे ज्यादा. सो पीवी ऑफ 90% और मोर ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द लीज एसेट जनरली इज कंसीडर्ड टू बी सब्सटेंशियली. ये बस समझ में आया? तो अगर पीवी ऑफ लीज पेमेंट प्लस रेसिडुअल वैल्यू 90% उससे ज्यादा है तो वो फाइनेंस लीज है, और इट इज ऑपरेटिंग लीज. अगेन मैं बोल रहा हूँ, हम लोग टेस्ट कर रहे थे, लीज क्लासिफिकेशन टेस्ट पे थे हम लोग. पहला पॉइंट ओनरशिप हो गया था, सेकंड पॉइंट इज रिटर्न बार्गेन ऑफ परचेस ऑप्शन हो गया था, नो अल्टरनेटिव यूज भी हो गया था. वी आर ऑन द फोर्थ पॉइंट नाउ, वो भी हो गया. इफ द पीवी ऑफ टू थिंग्स, व्हाट? लीज पेमेंट्स एंड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द लीज एसेट इज 90% और मोर, इट इज फाइनेंस लीज. और एल्स अगर सर 90% से कम है तो 88, 89% है, 70, 60, 50% है, इट इज ऑपरेटिंग लीज, इट इज नॉट फाइनेंस लीज. डन सर जी. Fifth, last but not the least, our remaining economic life, the lease term, is for the major part of the remaining economic life of the lease assets. Very very important. अभी for example, this is the lessor, this is the lessee. ये मशीनरी लेसर ने, लेसर gives this to lessee. अच्छा, now लीज टर्म कितना फिक्स हो गया? लीज एग्रीमेंट कर रहे हैं लोग और टर्म फिक्स कर रहे. टर्म भाई कितने सालों के लिए ये एसेट, ये मशीनरी लेसी यूज करेगा? फॉर एग्जांपल, इस एसेट की जो यूजफुल लाइफ है या इकोनॉमिक लाइफ है, वो 10 इयर्स है, 10 इयर्स. एंड लेसर लीज एग्रीमेंट में गया, किस पे गया? लीज एग्रीमेंट में गया, किसके साथ? लेसी के साथ. और कितने सालों के लिए गया? से 8 इयर्स. अगर मैं कैलकुलेट करूं 8 इयर्स टोटल, सर इसकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी? 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना हो जाता है ये परसेंटेज? 8 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, 80% हो गया. 80%, हाँ, मतलब 80% ऑफ द टाइम या पीरियड ऑफ टाइम ये एसेट किसके पास होने वाला है? लेसी. फाइनेंस लीज है भाई, फाइनेंस लीज. ठीक है. लेसी टर्म इज फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द रिमेनिंग लाइफ. यूएस गैप ने बताया, यूएस गैप told us, sir, what is this major part? Major part is 75% or more. The lease term should be what? 75% or more of the remaining economic life of the leased asset. Generally is considered to be the major part of its remaining economic life. And this criterion is inapplicable if the beginning of the lease term is at or near the end of the economic life of the lease asset. लेकिन ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगा कब? फॉर एग्जाम्पल, इस एसेट की कीमत, इस एसेट की जो लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ, वो है 10 साल, और लेसर ऑलरेडी इसके ना 6 साल बीत चुके हैं, 7 इयर्स ऑलरेडी बीत चुके. अब लेसर 8 एट द 8th ईयर, ऑन द 8th ईयर, एट द 8th ईयर लेसर जो है लेसी के पास एग्रीमेंट में जा रहा है
कि भाई ये मैं लीज पे तुझे देना चाहता हूँ, तो कितने साल के लिए दे सकता है? ओनली 2 years। तो इन दैट केस एप्लीकेबल होता ही नहीं है ना। 2 साल मतलब क्या, कुछ भी नहीं है, 20%। तो 20% के लिए एग्रीमेंट हो रहा है, तो वो तब भी ये एप्लीकेबल ही नहीं है दैट केस। बस में यार, this period generally is considered to be the last 25% of the lease assets of leads total economic life। ये जो मैंने बताया, अभी 20 का एग्जांपल दिया, वो नॉर्मली 25% कंसिडर किया जाता है। ये वाले पॉइंट की बात करो बी, the criteria is inapplicable if the beginning of the lease term is at or near to the end of economic life। कितना, जैसे 10 साल है, 10 years, ठीक है ना। तो 10 years का अगर मैं 25% मारूं तो 2.5 आया। तो 2.5 आया तो मैं बोल सकता हूँ 7.5 साल बाद, 7.5 years बाद, अगर लेसर जो है, लेसी के पास एग्रीमेंट कर रहा है कोई एसेट के लिए, तो दिस क्राइटेरिया ऑफ रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ इज इनएप्लीकेबल। अगर भाई 7.5 साल बाद जा रहा है, लेस देन 25% उसकी लाइफ रह चुकी है, तो वो तो मीट नहीं ही होने वाला है। सो वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे फॉर कंसिडरिंग इट फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, तो 4 कंसिडर करेंगे, 4 में से कोई। ओके, चलो, लेकिन उतना रहता नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। एग्जाम में क्वेश्चन इज 75% और मोर पे आता है, एमसीक्यू इसके ऊपर आता है। तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। क्या, एक बार फिर से 5 पॉइंट्स में बता देता हूँ, 5 कंडीशंस, ठीक है ना। एक बार फिर से ये रब कर देता हूँ एक बार। आइए, आइए। सो फर्स्ट पॉइंट इज, वाईफाई चला गया था, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। क्या आपको मेरी आवाज और स्क्रीन दिख रही है? प्लीज रिप्लाई मी इन द फॉर्म ऑफ यस और नो, फास्ट, क्विक। यस, वेरी गुड, वेरी गुड जी। ओके, सो ओनरशिप, 5 कंडीशंस अगर फुलफिल होते तो वो क्या है बताओ जरा? फाइनेंस लीज। रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। सर अगर ये पांचों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है, तो उसको सर हम लोग किस में कैटेगराइज करेंगे? फाइनेंस लीज। विल से इट एज फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग अलग एंड ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग सर अलग होती है, राइट? यस, यस। ओके, okay. So first condition is what? First condition is of ownership. If ownership of leased asset transfers to what? Lessee at the end of the lease term, we say it is finance. Second, if at the end of the lease term, the lessee has the option to purchase the asset, then we say that it is a finance lease. Third, if at the end of the lease term, at the end of the lease term, there is no alternative use to the lessor, then we said it is a finance lease. Okay. Then if the present value of, if the PV of, if the present value of what? Sum of two things, lease payments and residual value is what? 90% or more of the fair value of the lease assets, market value of the lease assets. We say that it is finance lease, it is not operating lease. And fifth point, if the remaining economic life is 75% or more, okay, the lease term is of major part of the remaining economic life of the lease asset. A lease term is 75% or more of the remaining economic life of the lease asset, generally is considered to be the major part of its remaining economic life. Then we say that it is what? Finance lease. Now there are 2 notes that you should remember. First, when none of the 5 classification criteria described above are met, when none of the 5, कोई भी एक भी नहीं, when none of the 5 classification criteria are met, the lease is classified as operating lease by the lessee. And very important, अभी ध्यान देना यार आपको। सर शॉर्ट टर्म लीज को कभी बोल देंगे? 3 टाइप ऑफ लीज की मैंने कहा है आप लोगों को, तो वो मैंने यहाँ पर लिख के दिया है स्पेसिफिकली कि when none of the 5 classification criteria is met and plus और एक चीज कि lessee has a lease term of 12 months or less and does not include a purchase option
and does not include purchase option that lessee is reasonably certain to exercise, then lease is classified as short term lease. Then lease is classified as short term lease. तो आपको ये बातें समझनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर लाइन में शॉर्ट टर्म लीज का भी बता दिया है उन्होंने अलग से दूसरे इसमें, at the commencement date a lease term of 12 months or less and does not include purchase, पर वो 5 कंडीशन का नहीं बताया, वो भी है, इसलिए मैंने वो भी यहाँ पर लिख के दिया हूँ। एक काम कर देता हूँ ना मैं, यहाँ पर एक बार समरी फॉर्म में आपको बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक भी कुछ भी दिमाग में नहीं होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आइए देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए ना। देखो सबसे पहले तो सर इफ 5 क्राइटेरियाज आर मेट, अगर 5 क्राइटेरियाज हम लोग मेट करते, फुलफिल करते, सेटिस्फाई करते, तो वो फाइनेंस लीज है। एक पॉइंट ये समझ में आ गया इतना डिस्कशन के बाद। सेकंड डिस्कशन के बाद सर अगर ये 5 क्राइटेरियाज जो है आर नॉट मेट, तो 2 चीजें हो सकती है। एक तो वो ऑपरेटिंग लीज हो सकता है, या फिर वो शॉर्ट टर्म लीज हो सकता है। सर ऑपरेटिंग लीज कब, अगर 5 कंडीशन में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं तो वो ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। इफ नॉट मेट एनी वन कंडीशन, एक भी कंडीशन अगर मेट नहीं करते तो ऑपरेटिंग लीज है। लेकिन शॉर्ट टर्म लीज बोलने के लिए उसने वो 5 क्राइटेरिया में से एक भी क्राइटेरिया मेट नहीं होना चाहिए, वो तो कंडीशन है ही, नॉट मेट वाला क्राइटेरिया है, उसी के साथ साथ और 2 क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना पड़ेगा। एक लीज टर्म, जो लीज टर्म है वो लेस देन 12 मंथ्स होना चाहिए, लीज टर्म लेस देन 12 मंथ्स होना चाहिए, और उसी के साथ साथ परचेस ऑप्शन नहीं होना चाहिए, नो परचेस ऑप्शन इन द लीज एग्रीमेंट, नो परचेस ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म लीज कब बोल सकता हूं मैं, एक भी कंडीशन क्राइटेरिया नॉट मेट एनी वन क्राइटेरिया ये होना चाहिए, प्लस उसी के साथ साथ लीज टर्म लेस देन 12 मंथ्स होना चाहिए, प्लस उसी के साथ साथ कोई इसमें से कोई एक नहीं, तीनों एक साथ, और प्लस क्या होना चाहिए, परचेस ऑप्शन नहीं होना चाहिए, नो परचेस ऑप्शन, नो परचेस, डज नॉट इंक्लूड परचेस ऑप्शन। बस समझ में, अगर ये तीनों रहेगा तो ही वो शॉर्ट टर्म लीजिए, वरना वो ऑपरेटिंग हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, तो ऑपरेटिंग का कुछ सोचना नहीं पड़ता है। तो एज सच अगर 5 कंडीशंस 5 क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं इट इज फाइनेंस लीज, नहीं होते तो ऑपरेटिंग लीज। अच्छा नहीं होते हैं, लीज टर्म भी 12 मंथ से कम एंड परचेस ऑप्शन भी नहीं, तब जाके वो शॉर्ट टर्म लीज। समझ में आ गया एवरीवन? प्लीज रिप्लाई मी इन द फॉर्म ऑफ यस और नो, प्लीज comment in the chat box as yes or no. Yes, any doubts please ask or else I will proceed further. Okay, अब देखो, नो डाउट, वेरी गुड। इट्स 12:23 और हम लोग पेज 2 पे ही है, देयर आर 13 पेजेस। तो अजान होने जैसे अजान हो जाएगी ना, हम लोग लेक्चर एंड कर देंगे, या एक काम कर देंगे, देखेंगे ये सेशन खत्म होने के बाद लेक्चर एंड कर देंगे, फिर जोहर के बाद फिर से लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, और शायद 4 लेक्चर लगे, और 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, उतने लेक्चर्स में लूंगा। आज का टारगेट ये भाई पूरा करना है। ये देखो, ये पूरा करने के बाद इतना सारा है, इतना पूरा करेंगे, और उसके बाद और एक छोटा सा चैप्टर है ना टैक्सेस वाला, वो भी उड़ा देंगे आज। ये देखो, ये इनकम टैक्सेस 4.3, ये इनकम टैक्सेस वाला चैप्टर है, वो भी आज मुझे करना है भाई, बिकॉज विद इन दिस 3 days मुझे मतलब 12, 13, 14 तक
पार्ट 1 खत्म करके 15 से मुझे पार्ट 2 स्टार्ट करना है ना। और मैंने कहा था कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगी मैं ज्यादा लेक्चर्स लूंगा, तो मैं ले रहा हूँ अभी। मैंने नोट्स के ऊपर भी काम किया है, वो भेजूंगा आप लोगों को बाद में, बाकी के नोट्स वगैरह। आइए मैं इसके ऊपर हूँ, स्पेसिफिक बात करते, कट टू कट, वी डोंट हैव मच टाइम। आइए, सो यस, सो वी आर ऑन द लीसेस नाउ। अब एक एक लीज की अकाउंटिंग सीखेंगे, एक एक लीज की क्या सीखेंगे, अकाउंटिंग। आइए देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर। सो फ्रॉम द लेसी पॉइंट ऑफ व्यू, जो लोग लेट ज्वाइन हुए उनके लिए कि सर इन दिस चैप्टर फॉर आवर कोर्स यूएसकेएमए पॉइंट ऑफ व्यू, only lazy accounting is there in our syllabus. Lesser's accounting is not there in our syllabus, so we'll not talk about that. It is in CPA, ACCA. Okay. So there were what? There are what? 3 types of leases: short-term lease, finance lease, operating lease. आइए अब एक एक लीज डिस्कस करते हैं, चैप्टर फिनिश। पहले शॉर्ट टर्म लीज डिस्कस करेंगे, उसकी अकाउंटिंग, फिर फाइनेंस लीज उसकी अकाउंटिंग, ऑपरेटिंग लीज उसकी अकाउंट। मैंने सिखाया है आप लोगों को इस तरह, जो बेसिक बनाया बैकग्राउंड, कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। तो ज्यादा पेजेस दिख रहे थे, लेकिन होपफुली वो इजीली या जल्दी अपने वो कवर हो जाएंगे। मैं हरी नहीं करूंगा, I'll not hurry to complete the portion or etc. Remove that from your mind. I'll take time, I will teach properly, because you should understand the concept and you should clear every concept. Okay. Okay, so let us now start with short-term lease. So we are on this page number 3, the next topic, that is short-term lease. Okay, so let us start short-term lease now. Okay, so a short-term lease is a lease that at the commencement date, that is lease agreement, has a lease term of 12 months or less. So if your agreement is of 12 months or less than 12 months, and one more thing, does not include a purchase option that lessee is reasonably certain to exercise, then it is what? Short-term lease. Or else it will be operating lease. If those 5 criteria are not made, 5 criteria are not made, okay, then we have 2 options. It can be either operating lease or it can be short-term lease. Okay, but when we say short-term lease with this criteria, any criteria not met here, only not met. But here again, these are 2 things together we should have. What are those? Lease term is less than or equal to 12 months and no purchase option. No purchase option. Okay, sir, understood. Sir, understood this. Okay. So as an accounting policy for the short-term leases, a lessee may elect not to recognize the right of use asset and lease liability. आसान हो गया. As already told earlier, कि whenever we enter into a lease agreement, two types of rights are generated. One is right of use of asset, and second one is lease liability. Right? Now, as an accounting policy, in case of short-term leases, we do not recognize right of use assets, lease liability. हम लोग ये कंसिडर नहीं करेंगे, उसकी कुछ अकाउंटिंग नहीं करेंगे, कुछ मानेंगे नहीं, बिकॉज शॉर्ट टर्म लीज है। तो एसेट ना डेप्रिसिएट होने वाला है, लेस देन 12 मंथ्स से तो क्या अमोर्टाइज होने वाला है। इफ आई रिकॉर्ड दैट एसेट in my books, if I pass entry right of use asset account debit to lease liability account, what I am going to pay that lease liability only in 1 year. When we record this, when in future we are going to make payment as in the form of interest expense account debit, lease liability account debit to cash account, and one more entry we will pass in future in year 2, 3, 4, 5, 6. What is that? Amortization of ROU. So we write amortization expense account debit, amortization expense account debit to ROU asset, yeah, accumulated amortization.
But here only 1 year is there. No use of recording asset, lease liability, nothing, right? So we'll not recognize, we will not consider ROU and lease liability. It means short-term lease accounting point of view is very simple. ये झमेला ही गया, जो एंट्रीज मैंने भी बताई ना वो फाइनेंस लीज में, ऑपरेटिंग लीज में, कोई यहाँ पर नहीं है. Easy, short-term lease is easy. Okay, sir. So under the short-term lease exception, the lessee recognizes lease payments as. So whatever lease payments है फिर उसको क्या कंसिडर करेंगे वो? लीज लाइबिलिटी नहीं, अरे उसको रेंट एक्सपेंस मानेंगे हम लोग यहाँ पर. सो अंडर द शॉर्ट टर्म लीज whatever lease payments which we are going to pay, we will recognize it, या we will consider it as what? Rent expense. ये ऐसा रेंट ही है ना भाई, रेंट भी तो 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, मंथली पेमेंट करते हैं हम लोग ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस. स्ट्रेट लाइन मतलब इक्वली ओवर द फुल लीज टर्म इन द इनकम स्टेटमेंट. आइए, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग ने यहाँ पर समझी है शॉर्ट टर्म लीज के केस में. तो सबसे पहली बात क्या समझी सर जी? मीनिंग तो समझ लिए यहाँ पर, ये मीनिंग पॉइंट तो समझ लिया था, ये वाला मीनिंग के बाद ये पॉइंट समझ लिया कि सर ROU ऑफ एसेट एंड लीज लाइबिलिटी हम लोग कंसिडर नहीं करने वाले हैं, तो ये सब एंट्रीज भी यहाँ पर नहीं आने वाली है सर, एंट्रीज भी नहीं आने वाली है. दूसरा पॉइंट समझे थे. सेकेंड पॉइंट सर, थर्ड पॉइंट क्या समझे? थर्ड पॉइंट ये समझ लिया हम लोगों ने सर यहाँ पर. थर्ड पॉइंट कि वॉट एवर पेमेंट्स विल डू, लीज पेमेंट्स, उस लीज पेमेंट्स को हम लोग रेंट बोलेंगे, रेंट एक्सपेंस. सो व्हाट एंट्री विल पास रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, विल पास रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. सर ये रेंट एक्सपेंस कहां पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. हियर वी डोंट हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी हैव इनकम स्टेटमेंट, वी कॉल इट एज व्हाट? इनकम स्टेटमेंट. So this will be deducted from the income statement. Okay, this will be deducted from the income statement. Okay, in straight line basis, straight line method, in equal installments. So rent expense. So under these short-term lease exceptions, the lessee recognizes lease payment as what? Rent expense on straight line basis or full lease term in the income statement. IA. A short-term lease is a form of off-balance sheet financing. Okay, off-balance sheet financing. Why? What is off-balance sheet financing? Off-balance sheet financing means some transactions are not recorded under the balance sheet. We record it off the balance sheet. We do not record it in the balance sheet, but beyond the balance sheet. That is called as off-balance sheet. See, rent expense is recorded under income statement. We do not record this ROU of asset and lease liability. We ignore these, na? So it is called as off-balance sheet financing. Off-balance sheet financing. It is called as what? Off-balancing financing. Okay. Not recording of ROU and not recording of lease liability as per the accounting policy is called as what? Off balance sheet finance. Okay, remember it. So the lessee has the right to use the lease asset, but neither the asset. देखो जो बताया वही बताया यहाँ पर. The lessee has the right to use the lease asset. Right तो है उसके पास. The lessee will use the asset, but neither the asset nor the liability for future lease payment is recorded in its financial statements, but it does not record that asset in his balance sheet, but it does not record that lease liability, whatever lease payments is going to do in the future. Payment which is going to do in future is called as lease payable. A lease payment payable, payment liability, so it is a lease liability. So he does not record this lease liability under balance sheet liability side. And he does not record that right of use asset under the balance sheet asset side. We are under US, okay? So assets are recorded under this side, liabilities under right hand side, asset left hand side, liabilities right hand. That's why. So here ROU, we do not record here ROU. Here we do not record what? Lease liability. Okay, that's why it is called as off balance sheet. It is not recorded in balance sheet, so it is called as off balance sheet financing. Lessees may prefer to account for a lease as a short-term lease. Lessees may prefer to account a lease as a what? Short-term lease instead of as a finance lease to avoid recognition in the financial statements of. Now, in case of finance lease, you consider these three things. In case of short-term lease, you will not consider these. Which are those? A liability for future lease payments. That is lease liability, which we record under what? Balance sheet liability side. Here we don't record this. Interest expense. In finance lease, we record this interest expense. Where does it go? Interest expense? Income statement. We'll deduct in the income statement. As it is expense, we'll deduct it. And third, depreciation of the lease assets.
In this chapter we called it amortization. In this chapter we called it as amortization of asset. Amortization of right of use asset. We call it as amortization of right of use asset in this chapter. We record this in the, under what? Income statement. We deduct it under finance lease, but here we don't consider these things. Okay, so it means that's why it is said. Maybe it can come in MCQ. The lessees may prefer to account for lease as a short-term lease instead of finance lease to avoid recognition in financial statement. ऐसा आ सकता है. In case of short-term lease, what do we avoid for recognition in the financial statement? These three things, which we recognize in the finance lease, not short-term lease. Lease payments, ROU, interest expense, and even amortization of leases, the depreciation of these assets. Got it? So only entry which will pass is this thing, and this is the note. Finished. We have completed short-term lease. Then we will do finance lease. Then we will do operating lease. Okay. Okay. Come on, everyone, fast quick. So the lessee records the following journal entry: rent expense account again. All expenses are debited. That's why it is debited. It will be recorded under income statement. Expense, so it will be deducted under income statement. So this is the entry. Rent expense account debit. Will pay, right? If you pay, we say to cash. To cash. If you don't pay now, if you pay in future, on accrual basis, we will say to rent payable. Rent expense account debit to rent payable. For example, this is the month of January and February. For example, the rent of Jan we are going to pay in Feb. होता है ना, एग्जैक्ट जैन का जैन में नहीं, कभी 5-10 दिन आगे पीछे होती. तो जैन में हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे? अगर फेब में हम लोग रेंट पे करने वाले तो विल से रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल. विल से टू रेंट पेएबल इफ वी आर गोइंग टू पे रेंट इन फेब. बट अगर जैन का रेंट जैन में ही पे कर रहे तो हम लोग रेंट पेएबल थोड़ी बोलने वाले. देन विल से रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश. पे कर दिया भाई, कुछ पेएबल नहीं है, accrual नहीं है. रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश. बस समझ में आई? ओके सर. तो नॉर्मली रेंट पेएबल आपको क्वेश्चन में सीएमए के नहीं दिखेगा, टू कैश, रेंट एक्सपेंस टू कैश. वैसे तो एंट्रीज पूछी नहीं जाती एग्जाम में, यू नो, डिड नॉट वरी अबाउट दैट. फिर भी एंट्री इजी, उसमें कुछ है ही नहीं यार. अरे भाई रेंट एक्सपेंस डेबिट होता है तो रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, पैसा चला जाता है पे करते टू कैश अकाउंट, नहीं गया तो रेंट पेएबल लायबिलिटी. सिंपल सी बात है. ओके. नोट, a 1 year lease that includes a renewal option, very important, one note. A 1 year lease that includes a renewal option that the lessee is reasonably certain to exercise cannot qualify as a short term lease. ये ग्लाइम की बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हॉक के बुक में दिया हुआ है, तो मैंने वहां से उठाया उसको. बट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है और कॉन्सेप्ट भी है ना उसके अंदर. ये देखिए, ये शॉर्ट टर्म लीज में यहाँ पर नहीं दिया हुआ है शायद. देखो नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है. ठीक है, तो ये लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी. ऐसा आड़ा टेढ़ा अगर नॉलेज टेस्ट ही करना है तो ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आ ही सकता है. व्हाट इज दैट? 1 year लीज. नॉर्मली लीज कितना, शॉर्ट टर्म लीज कितना रहता है? शॉर्ट टर्म लीज लेस देन और इक्वल टू व्हाट? 12 months. ठीक है, ये लीज टर्म है अपना. अच्छा, अब इसके अंदर अगर शॉर्ट टर्म लीज में अगर रिन्यूअल क्लॉज रहेगा कि मैं रिन्यू कर सकता हूँ लीज को और बढ़ा सकता हूँ, तो भाई वो शॉर्ट टर्म लीज मानेंगे नहीं हम लोग. देखो कब, अगर 1 year, फॉर एग्जांपल 1 year कॉन्ट्रैक्ट में चलेगी लीज टर्म में. लीज टर्म कितना है? 1 year. और उसके अंदर अगर रिन्यूअल है, उसके अंदर रिन्यूअल ऑप्शन है हमारे पास, तो वो शॉर्ट टर्म लीज कहलाएगा ही नहीं. अरे 1 year के बाद अगर होता है मोर देन 1 year, वो शॉर्ट टर्म कहलाता ही नहीं है. सो इट विल नॉट बी शॉर्ट टर्म लीज. सिंपल है, समझा लॉजिकली? एक बार पढ़ लेते. देखो, a 1 year lease that includes a renewal option, मतलब वो 12 month से ज्यादा हो जाएगा तो शॉर्ट टर्म वो रहेगा ही नहीं. ओके, सो रिन्यूअल ऑप्शन, 1 year lease that includes a renewal option that the lessee is reasonably certain to exercise cannot qualify as a short term lease, and the lessee must record a right of use assets and lease liability. और अगर वो शॉर्ट टर्म लीज नहीं है तो फिर राइट ऑफ यूज एसेट हम लोग को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एंड लीज लाइबिलिटी भी बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ये एसेट साइड पे या लाइबिलिटी साइड. बात समझ में आ रही है? राइट ऑफ यूज एसेट, ये एसेट बैलेंस शीट एसेट पे रिकॉर्ड करेंगे ना. लीज लाइबिलिटी, जो लीज पेमेंट करने वाले हम लोग, वो तो रिकॉर्ड करेंगे ना हम लोग इन द फॉर्म ऑफ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे. बात समझ में आई? Did you understand? Have you understood the concept of short term lease? एक ही एंट्री आती है भाई. इसको नटशेल में बोलूं तो रेंट एक्सपेंस मान लो, रेंट एक्सपेंस टू कैश खत्म.
ROU रिकॉर्ड नहीं करते, लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करते, इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं, अमोर्टाइजेशन कुछ भी नहीं, ओनली एक एंट्री उसको हम लोग, क्योंकि एक साल उससे कम रहता है रेंट मत भाई, और उसको रेंट एक्सपेंस टू कैश और रेंट पेबल लिखते हैं, बस खत्म बात। एवरीवन अंडरस्टूड? एवरीवन Yes, अंडरस्टूड? sir. Okay. So we have completed the short term lease here.